सर हमारा वाइवा हो रहा है उसका एफपीजीए का। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। वो कह रहे थे कि हमारा एफपीजीए का वाइवा हो रहा है अभी। कौन कह रहा था? अभी हो रहा है हमारा, मतलब मेरा नंबर आने वाला है अभी 2 मिनट को बाद। चलो ठीक है, चले जाना वाइवा के लिए, कोई मसला नहीं। ओके सर। और अभी अस्सलाम वालेकुम 5 सर। बजे का भी है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक सर। सर आप सुना, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी मिड्स का फाइनल हो गया रिजल्ट, या अभी आपने उसको करना फाइनल? यार मिड का रिजल्ट बस तकरीबन फाइनल है। मैं बस वो कंपाइल करके ना क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह शाम तक ना, टीम्स पे ही। ओके सर, ठीक है। सर मैंने अभी निकलना है तकरीबन 5 बजे तक, वो हॉस्पिटल जाना है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि वो मेरा उधर अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। ठीक है, वो तुम्हारी हो तो मैं जाएगी अटेंडेंस 15-20 मार्क मिनट हो जाएगी। क्लास लेके तो। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, आज जो है जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली अगला चैप्टर है हमारा, जो कि राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेट करता है। ये जो राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया ये क्या है, पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमने ये राउथ हॉर्विट्ज़ क्राइटेरिया निकालते कैसे हैं, या इसके क्या हमारी जो है वो इसको निकालने का क्या तरीका है, या इसकी फंक्शनलिटी बेसिकली किस तरीके से होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था मैं उसी से रिलेट करके फिर जो है वो आगे लेकर चलूँगा चीज़ों को। तो हमने ये कहा था कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर 2 किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होता है इसका फोर्स्ड रिस्पॉन्स और एक होता है हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स। ये 2 किस्म के रिस्पॉन्सेज हमने कहे थे होते हैं। और हमने ये कहा था कि हम जो है वो किसी भी सिस्टम की आउटपुट को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स रिस्पॉन्स अगर रह जाए, तो हम किसी भी सिस्टम की आउटपुट को बहुत आराम से कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, हमने इससे भी पहले ये पढ़ा था कि 3 चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को देखने के लिए। एक स्टेबिलिटी थी, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था और एक स्टेडी स्टेट एरर था। हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को तो बड़ा डिटेल में देख लिया है पिछले चैप्टर्स में। अब जो इस चैप्टर में हम स्टेबिलिटी को कंसिडर करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का। स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस हैं। तो मैं जो हूँ वो जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी उसी को लेकर आगे चलूँगा और फिर उसी से फिर जो है वो बात आगे बढ़ाऊँगा। तो अगर आप ये कहते हो कि एक सिस्टम उस वक्त स्टेबल है जब उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, तो वो सिस्टम जो है वो स्टेबल है। ये डेफिनेशन जो है वो हमने पहले भी पढ़ी थी। और ये जब अप्रोच ज़ीरो उस पर करेगा जैसे ही टाइम जो है वो आपका जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अच्छा, अच्छा, ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है किसी भी सिस्टम के अनस्टेबल की। अनस्टेबल की डेफिनेशन जो है वोल्टेज हो जाएगी। अनस्टेबल में आपके पास जो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है वो जो है वो
अनस्टेबल में नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो ग्रो विदाउट बाउंड करेगा एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। और मार्जिनल एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल ये होती है कि आप ये कहते हो कि आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ना डिके होता है और ना ही वो ग्रो करता है। ना वो डिके होगा ना वो ग्रो करेगा, तो ऐसे रिस्पॉन्स को आप कहोगे कि वो मार्जिनली स्टेबल है, बल्कि वो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे रिस्पॉन्स को जो है वो आप कहते हो जी कि ये मेरा जो है वो मार्जिनली स्टेबल रिस्पॉन्स है। तो इसका मतलब ये कि जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि किसी भी सिस्टम के स्टेबल होने की शर्त ये है कि नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो ज़ीरो हो जाए और सिर्फ आपका फोर्स रिस्पॉन्स रहे। एक तो ये चीज़ जो आपने जहन में रखनी होती है। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम को देखो तो उस सिस्टम में जो होता है वो टोटल रिस्पॉन्स होता है। उसमें से नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स को ना अलहदा करना जो है वो आपके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ये डेफिनेशन एकेडमिक वाइज तो कि जी नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स की ये डेफिनेशन रखना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उस सिस्टम में डिफ्रेंशिएट कर सको कि उस सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है या उस सिस्टम का जो है वो फोर्स रिस्पॉन्स क्या है। तो इसके लिए फिर लोगों ने एक नई डेफिनेशन निकाली, और वो जो नई डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये थी कि आपका सिस्टम स्टेबल कहलाएगा अगर उस सिस्टम को बाउंडेड इनपुट मिले। बाउंडेड इनपुट का मतलब ये कि एक ख़ास वैल्यू तक आप इनपुट दोगे, वो इनपुट जो है वो अनबाउंडेड नहीं हो सकती, इनफाइनाइट वैल्यू की नहीं हो सकती। अगर एवरी अनबाउंडेड इनपुट पे आपको जो है वो सिस्टम यील्ड करता है बाउंडेड आउटपुट। अगर वो सिस्टम आपको ये यील्ड कर देता है, ये रिस्पांस दे देता है कि आपने इतनी बाउंडेड इनपुट दी और उतनी ही बाउंडेड आउटपुट आपको मिल गई, एक खास वैल्यू तक इनफाइनाइट हुए बगैर आउटपुट मिल गई, तो आप उसको कहोगे कि ये सिस्टम स्टेबल है। इस स्टेटमेंट को आप कहते हो बाइबो, बाउंडेड इनपुट बाइबो, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये एक डेफिनेशन है जो अक्सर आपको नज़र आएगी किसी भी स्टेबल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। इसी में अनस्टेबल क्या होगा? अनस्टेबल ये होगा कि बाउंडेड इनपुट थी और अनबाउंडेड आउटपुट आई, तो आप कहोगे कि वो सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। तो ये जो ये दो किस्म की डेफिनेशंस हैं, ये हमारे पास जो है वो चलती हैं। अच्छा, अब आपने किसी भी सिस्टम को जांचना है कि आप पता करना है कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। वो कैसे पता करोगे? आपने देख लिया कि आप जो है उसका नेचुरल रिस्पॉन्स को देखोगे, और नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए आप सिस्टम के पोल्स को देखोगे, और जो सिस्टम के पोल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे या लेफ्ट हैंड पोल्स कहलाएंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे, जिन पोल्स को आप जो है वो जिन पोल्स को आप कहते हो जी कि ये लेफ्ट हाफ प्लेन में है, LHP जिसको आप लिखते हो लेफ्ट हाफ प्लेन, उन पोल्स को आप कहते हो जी कि ये स्टेबल सिस्टम की होने की निशानी है। क्योंकि लेफ्ट हाफ प्लेन पे जो पोल्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहे होते हैं, और जब एक्सपोनेंशियल डिके कर रहे होते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि इनका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन कर जाएगा। ये वही नेचुरल रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है जो ये मैंने इधर लिखी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, जिस सिस्टम के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, वो एक हमारे पास जो है वो स्टेबल सिस्टम होगा। इसी के मुकाबले में अनस्टेबल सिस्टम में आपके पास जो है वो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड पोल्स प्लेन में पोल्स होंगे, प्लस जो है राइट हैंड प्लेन में भी आपके पास जो है वो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये दोनों साइडों में पोल आ रहे होते हैं आपके पास, तो उसमें राइट हैंड प्लेन पे जो पोल्स होते हैं वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो उनका इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है। और फिर तीसरी टाइप आती है आपके पास, ये हो गए अनस्टेबल, ये स्टेबल हो गई,
और फिर हमारे पास एक तीसरी टाइप आती है जो कि मार्जिनली स्टेबल की टाइप है, जो बिल्कुल मार्जिन पे हैं और वो स्टेबल अनस्टेबल के बीच में आ रहे होते हैं। तो उन पे जो पोल्स होते हैं वो पोल्स होते हैं जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, वो इमेजिनरी एक्सिस पोल होते हैं। उनके इमेजिनरी एक्सिस पे जे ओमेगा पे आपके पोल्स आ रहे होते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, इसको अब हम देखते हैं कि इसके पोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे हमने जो है वो सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, मैं ज़रा इसमें से कर दूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अगर एक सिस्टम रखता हूँ, ये सपोज आपके पास एक सिस्टम है 3/s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, सी ऑफ एस इसकी आउटपुट है और फीडबैक पे ये इस तरह लगा हुआ है माइनस प्लस आर ऑफ एस जो है वो एक 1/s आपने फंक्शन दिया हुआ है और ये ई ऑफ एस है। ये सिस्टम आपके नज़दीक स्टेबल है या अनस्टेबल है? हाँ भाई बताओ भाई, बताओ भाई, आप लोगों में से कोई बताए। बोलो भाई, ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है? क्यों? कोई वजह होगी ना अनस्टेबल होने की। सर लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं पोल्स जो है, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 0। तो स्टेबल हुआ अनस्टेबल हुआ? पता नहीं, वो ये वाली चीज़ मैंने मिस की है अभी ऊपर। अच्छा, अगर आप देखो तो इस सिस्टम को अगर आप और से देखो तो इसका रिस्पांस ये देखता है कि, अच्छा मैं इसका रिस्पांस ही बना देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे आपके पास टाइम है और यहाँ पे सी ऑफ टी उसका रिस्पांस है। ये इसका कुछ आपका जो रिस्पांस है वो बनता है, थोड़ा सा ये इधर से नीचे आएगा। अच्छा, अब ये आपका एक स्टेबल सिस्टम है। क्यों स्टेबल सिस्टम है? क्योंकि इसके जो पोल्स हैं वो एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। ये जे 1.047 पे और एक माइनस जे 1.047 पे आ रहा है और 2.672 पे इसका तीसरा पोल है। तीनों पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो ये सिस्टम आपका एक स्टेबल सिस्टम है। इसी के मुकाबले में मैं जो है वो एक अनस्टेबल सिस्टम बना के दिखाता हूँ आपको। तो अनस्टेबल सिस्टम का आपको जो है वो फ़र्क पता लगेगा। अच्छा, यही एक मैं सिस्टम बनाता हूँ आर ऑफ एस 1/s के इक्वल है, वही इसी तरह की फीडबैक आ रही है आपके पास। अब जो है वो पहले मैंने 3 लिखा था ऊपर कोफिशिएंट, अब 7/s इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 ई ऑफ एस सी ऑफ एस और ये फीडबैक आ गया। अब जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको इसके पोल्स और ज़ीरोस बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे मिलेंगे। ये आपके पास जो है वो सिग्मा है, जे ओमेगा है। इसके पोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे
0.0434 पे और एक पोल -3.087 पे मिलेगा। तो ये सिस्टम आपका अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। इसका जब आप रिस्पॉन्स ड्रॉ करोगे तो वो रिस्पॉन्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशंस बढ़ती जाएंगी। तो ये जो है आपके पास जो है वो अनस्टेबल सिस्टम की निशानी होगी और इसको आप कहोगे कि ये जो है वो अनस्टेबल सिस्टम है। अच्छा, अब ये जो अस्टेबल अनस्टेबल सिस्टम के हमने पोल्स फाइंड किए और उसका रिस्पांस फाइंड किया, ये कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करते हैं हम राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया से, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी के राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया आपके पास किस तरीके से सॉल्व हो रहा होता है। अच्छा, अब हमें जो है वो कुछ कंक्लूजन निकालना है स्टेबिलिटी का, तो उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट तरीके से फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, राइट हैंड साइड पे होंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, वो किस वैल्यू पे होंगे, ये हमें जो है वो फाइंड करना होता है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो पहले मैं कराता हूँ वन बाय वन, और फिर हम जो है राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया की जो है वो एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, अब आपके पास जो अभी सिस्टम्स आएंगे वो मैं इसको डिलीट कर दूं पहले। वो सिस्टम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से भी अब आपके पास आएंगे। एक आपके पास जो है वो R ऑफ S होगा, ये नेगेटिव है। टेन इंटू S+2 डिवाइडेड बाय S इंटू S+4 S+6 S+8 S+10। ये आपके पास एक है फंक्शन और ये आउटपुट है और यहाँ से ये फीडबैक में आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास अगर ये फंक्शन आ जाता है तो आपने ये इसके जो रूट्स वगैरह देखने हैं, रूट्स नहीं जाना, इसके पोल्स और ज़ीरोस निकालने हैं, तो फ़ौरन आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकेंगे इस सिस्टम के। आपने क्या करना है, आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, इसके डिनोमिनेटर को, ख़ास तौर पे इसके डिनोमिनेटर को आपने जो है वो सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको इसके स्टेबल होने का या अनस्टेबल होने का पता लग जाएगा। वो किस तरीके से, आप जब इसको सॉल्व करोगे, सारों को मल्टीप्लाई करोगे, तो S5 + 28 S4 प्लस 284 S³ प्लस 1232 S² प्लस 1930 S प्लस 20 आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो अब आपने जो है वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है, अगर इसके तमाम कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक तो चीज़ ये कि तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो अगर इसके पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये। अब यहाँ पे देखो 1, 28, 284, 1232, 1930, 20, चार सारे पॉजिटिव हैं, तो एक चीज़ आपने काउंट कर ली। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो पॉलिनोमियल की कोई टर्म है वो जो है वो मिसिंग तो नहीं है। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो पावर ऑफ S जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। मिस ना होने का मतलब क्या है, मैं अभी समझा देता हूँ।
मतलब अगर यहाँ पे S5 है, फिर S4 है, फिर S3 है, S2 है, S है और फिर कांस्टेंट है, कोई पावर S की मिसिंग नहीं है। जो हाईएस्ट पावर है उससे लेकर लोएस्ट तक सब मौजूद है। ये दो चीज़ें कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपका जो सिस्टम है वो कहलाएगा ये मेरा सिस्टम स्टेबल है। तो आप एक जस्ट एक फंक्शन का, जिस फंक्शन के आपको इस तरह के रूट्स गिवन है, उनको आप इस तरह मल्टीप्लाई करके एक सरसरी सी नज़र दौड़ा के देख लोगे कि अच्छा ये मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल है, क्योंकि इसमें सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। S5, S4, S3, S2, S और कांस्टेंट के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, प्लस सारी पावर ऑफ S जो है वो इधर मौजूद है। S5 भी मौजूद है, S4 भी, S3 भी, जो हाईएस्ट है उसके हिसाब से लोएस्ट भी मौजूद है सारी। ये स्टेबल की निशानी है। अगर तो कोई पावर ऑफ द S मिसिंग है तो आप कहोगे मेरा सिस्टम अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। और एक तो ये चीज़ होगी जो हमें पता लग जाती है। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि आपने ये कह दिया कि अच्छा ये मेरा सिस्टम स्टेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पोल्स कहाँ पे हैं आपके इस सिस्टम के। तो पोल्स निकालने के लिए जो है वो हमें फिर जो है वो राउथ-हार्विट्ज़ क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है, और उसके ज़रिए हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी और पोल्स को जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो अब हम राउथ-हार्विट्ज़ क्राइटेरिया को पहले स्टडी करते हैं, फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? No, sir. चलिए। अच्छा जी, अब हम जो है वो अच्छा सपोज करो आपके पास एक फंक्शन गिवन है, n ऑफ s उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो a4 है, s रेज़ टू पावर 4, फिर a3 है, s रेज़ टू पावर 3, a2 है, s रेज़ टू पावर 2, a1 है रेज़ टू पावर s प्लस a0, और ये आउटपुट है c ऑफ s। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक आपको इक्विवेलेंट क्लोज लूप ट्रांसफर लूप फंक्शन मिला हुआ है। तो राउथ-हार्विट्ज़ क्राइटेरिया हम सब स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो इसका टेबल बनाना है, और टेबल बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास ये राउथ-हार्विट्ज़ हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले जो है वो इसका टेबल बनाना है, और जो हाईएस्ट पावर इधर आपको गिवन है उससे स्टार्ट करना है। तो S4 मैंने लिख दिया, फिर S4 के आगे जो हैं वो आपने कोफिशिएंट्स लिखने स्टार्ट करने हैं। S4 का मैं लिखूंगा A4, क्या हो गया भाई? अच्छा, सबसे पहले हाईएस्ट जो है वो S4 है, उसके साथ का कोफिशिएंट A4 मैंने इधर लिख दिया। पहली चीज़ तो ये। फिर अगली रो में मैं जो हूँ वो अगले कॉलम में मैं A2, A3 का नहीं लिखूंगा, A2 का लिखूंगा, और उसके बाद A1 का स्किप करते हुए A0 लिख दूंगा। फिर मैं S3 लिखूंगा,
S3 का A3 आएगा, फिर A2 को स्किप करते हुए A1 आएगा और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर मैं S स्क्वायर का बनाऊंगा टेबल और उसके हिसाब से मैट्रिक्स बनाऊंगा -A4 A4 A2 A3 A1 डिवाइडेड बाय A3। ये मैं वैल्यू फाइंड करूंगा जो कि B1 के इक्वल आएगी मेरे पास। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसी तरह फिर जो है वो S स्क्वायर में भी मैं फाइंड करूंगा इसी तरीके से। अब A2 A1 इसके नीचे वाले कॉलम के लिए इधर आ जाएगा A4 A3 A0 0 डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू B2। इसमें मैंने ये वाली दोनों कॉलम और ये वाले दोनों कॉलम ले लेने हैं, उस वाले कॉलम को स्किप कर देना है मैंने। इसी तरह इधर के लिए मैंने जो है वो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसी तरह मैंने इधर के लिए A4 A3 का कोफिशिएंट लेना है और A0 0 का कोफिशिएंट लेना है और ये B2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह फिर मेरे पास जो है वो इधर A4 A3 0 0 डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है वो S स्क्वायर की रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी तरह मैं S की रो बनाऊंगा। S की जो रो है वो बनेगी A3 ये वाला, B1 ये वाला, इसी तरह A1 ये वाला, B2 ये वाला, डिवाइडेड बाय B1 इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। इसी तरह A3 B1 ये वाला, 0 0 ये वाला 0 ये वाला 0 साथ आ गया, 0 ओवर B1। इसी तरह A3 B1 A3 B1 0 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह मेरे पास कांस्टेंट S रेज़ टू पावर 0 के लिए आ जाएगी मैट्रिक्स B1 C1 B2 0 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू D1। इसी तरह B1 C1 0 0 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू 0 0, ये 0 0 आपके आगे। और इसी तरह B1 C1 0 0 ओवर C1 इक्वल टू 0। तो इस तरह आपके पास जो है वो ये मैट्रिसेस बन के राउथ हार्विट्ज टेबल में आ जाएंगी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो एस में आपने थर्ड वाला बनाया इसको डिवाइड B1 से नहीं करना? C1 से करेंगे। नहीं एस सॉरी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, P1 से करेंगे, बिल्कुल सही, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो राउथ हार्विट्ज टेबल है ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। अच्छा, फिर हम इसकी एक अभी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से जो ये चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये मैंने किस तरीके से बनाई है। आपके पास सपोज एक
आर ऑफ एस गिवन है, नेगेटिव पॉजिटिव ई ऑफ एस थाउजेंड एस प्लस 2 एस प्लस 3 एस प्लस 5 सी ऑफ एस। ये मेरे पास जो है क्लोज लूप सिस्टम गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्लोज लूप सिस्टम का जो है वो इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको आपने कन्वर्ट करना है एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन में। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 1000 एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 10s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 1030। ये मेरे पास जो है वो बन जाता है सी ऑफ एस और ट्रांसफ़र फंक्शन जो एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन की फॉर्म में मेरे पास आ जाता है। अब इसका मैं राउथ हॉर्विट्ज़ जो है वो टेबल बनाऊंगा। अब जब मैं इसका टेबल बनाता हूँ तो S3 S स्क्वायर S1 और S0। अब आपने देखना कि इसका टेबल कैसे बनेगा। S3 में सबसे पहला आएगा उसका कोफिशिएंट 1, फिर 31s का कोफिशिएंट 31 और फिर उसके बाद 0। S स्क्वायर में 10 कोफिशिएंट, फिर 1030 और उसके बाद ये 0। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं S1 पे। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने इसमें करनी होती है वो ये करनी होती है कि आप जो होते हो वो अगर आपके पास इसका मल्टीप्लाई आ रहा होता है या सम आ रहा होता है, लाइक ये 10 आ रहा है, ये 1030 आ रहा है, तो मैं इसको भी ईजिली कर सकता हूँ। तो मैं 10 को लिख दूंगा 1 और इसको मैं लिख दूंगा 103। तो मैंने 10 कॉमन ले लिया इसमें से। मैंने इसलिए किया कि मेरे पास मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए जो है वो आसानी हो जाए और मैट्रिक्स को सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी आप करते होते हो ताकि मैट्रिक्स ईजिली सॉल्व हो जाए। तो अब जो है मेरे पास वो इधर एंट्री जो है वो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो पिछली वाली एंट्री मिटा रहा हूँ। 10 को मैं मिटा के 1 लिख रहा हूँ और इधर मैं 103 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 103। मैंने 10 कॉमन ले लिया S2 की रो में से। अच्छा, अब मैं इसके मैट्रिक्स बनाता हूँ। माइनस में मैट्रिक्स अगर आप याद रखो तो सबसे पहले ये आएगा 1 आएगा और ये वाला 1 आएगा, ये दो कॉलम एज इट इज़, और फिर ये दो कॉलम आएंगे 31 103 डिवाइडेड बाय आपके पास A3 बेसिकली जो मतलब है वो ये कि ये वाला जो है 1 वो आ जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू ये आपके पास 72 आ रहा है माइनस के साथ। ठीक है जी, ये आपके पास जो है -72 वैल्यू आ गई। अब इधर आ जाते हैं हम। 1 एज इट इज़ आ जाएगा ये कॉलम, और यहाँ से 0 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे भी A3 ये वाला 1 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी 0 के इक्वल है। इसी तरह ये भी आएगा 1 1 0 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ आ गई है कि S1 वाली रो मैंने कैसे बनाई है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? वो सर। अच्छा,
अब आते हैं अगले पे, S0 वाली रो पे। S0 वाली रो कैसे बनेगी? अगेन ये और ये आप लोगे 1 - 72, ये और ये ले लिया। उसके बाद ये और ये 103 और 0 आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय -72 डिनोमिनेटर में आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 103 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसको करोगे 1 - 72, फिर ये आपके पास 0 0 है, ये और ये 0 0 है, 0 0 डिवाइडेड बाय -72 0 और -72 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -72, तो ये भी इज इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो ये इस तरह आपके पास जो है वो इसका जो है वो राउथ हार्विट्ज का जो टेबल है वो बन के सामने आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हो गया राउथ हार्विट्ज का टेबल। अब राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया आपने इस पे जो है वो लगाना है और उसके बाद आपने ये देखना है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं है। अब आपने जो है वो इसको जो है वो इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो किस तरीके से होता है कि वो आपने ये देखना होता है कि कितने पोल्स आपके राइट साइड पे हैं और कितने पोल्स जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो आपने ये देखना होता है कि इसका जो पहला कॉलम है, इस वाले कॉलम के जो कोफिशिएंट्स आए हैं, ये इन कॉलम्स के अंदर कितनी बार साइन आपका चेंज होता है। जितनी बार आपका साइन चेंज होगा उतने ही पोल्स आपके राइट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हैंड प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो 1 के बाद अगली बार 1 आया, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई राइट हैंड फ्लोर नहीं है। उसके बाद 1 के बाद इधर -72 आया, एक बार साइन चेंज हो गया, इसका मतलब है एक पोल राइट हैंड प्लेन पे। फिर -72 से अगली बार 103 हुआ, अगेन माइनस से पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये है कि इसके केस में आपके पास जो है वो 2 पोल्स राइट हैंड प्लेन में आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार आपका जो साइन है वो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। पहले S2 से S1 रो जाते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, फिर S1 से S0 जाते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। तो इन 2 साइन चेंजेस की वजह से आप ये कहोगे कि हमारे जो इस क्वेश्चन के 2 पोल्स हैं वो राइट हैंड प्लेन में, और जब ये राइट हैंड प्लेन में तो ये सिस्टम जो है वो हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. तो ये बेसिक आपके पास जो है वो क्राइटेरिया बनता है किसी भी सिस्टम को जांचने का, या किसी भी सिस्टम को आप जो है वो जब सॉल्व करते हो तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसके नतीजे में आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट केसेस आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे -72 था, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता, ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, पूरी रो 0 हो जाती, तब क्या करते? तब हमारे लिए जो है वो एक मसला जो है वो खड़ा हो जाना था। तो उस मसले का भी जो है वो लोगों ने डिफरेंट हल निकाला है। एक हम और एग्जांपल करते हैं, उसमें इस मसले को सॉल्व करते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो एक जो आपके पास अगला जो पार्ट है वो हमारे पास एक स्पेशल केस आता है कि सपोज़ हमारे पास जो है वो एक जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, वो सपोज गिवन है T of S इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय S5 प्लस 2S4 प्लस 3S3 प्लस 6S² प्लस 5S प्लस 3।
ये सपोज आपके पास जो है वो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, आपने इसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अब सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप जो है वो इसका राउथ हार्वर्ड टेबल बनाओगे, S5 S4 S3। S5 में 1 फिर 3 तो 1 3 और उसके बाद 5, फिर S4 में 2 6 और 3 आ जाएगा आपके पास। अब S क्यूब का मैट्रिक्स बनाना है। हाँ भाई, क्या मैट्रिक्स बनाऊं? 1 2 3 6 1 2 3 6 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? 2। अब ये जो आता है आपके पास देखो कि 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगला बनाता हूँ 1 2 और उसके बाद जो है वो 5 और 3 डिवाइडेड बाय 2। ये अगर आप इसको सॉल्व करो 3 माइनस 10 तो ये बन जाता है आपके पास 7/2। और अगला मैं अगर करूँ इसमें -1 2 और इसमें 0 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह S स्क्वायर का अगर मैं निकालता हूँ तो S स्क्वायर में क्या होगा मेरे पास, इसकी मैं मैट्रिक्स अगर निकालता हूँ तो 2 0 2 0 और उसके बाद जो आएगा मेरे पास वो 0 7/2 डिवाइडेड बाय मेरे पास 0 सॉरी 6 और 7/2। अच्छा हाँ ठीक है 6। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये 6 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आगे जाके बताता हूँ। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 और उसके बाद ये जो आएगा आपके पास वो 3 0 और डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास जो है वो 0 आ रहा होगा। अच्छा, अब ये इस तरह जो है वो आपके पास इस तरह वो जो है ज़ीरोस की फॉर्म में जो है वो आते जाएंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये जो आपके पास आ रहा है 1 2 फिर इधर 0 आ रहा है और फिर इधर भी 0 आ रहा है, तो आपके लिए इसको डिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रही है
उसको डिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। कितने साइन चेंजेस आए, तो कितने साइन चेंजेस आए तो उस साइन के हिसाब से फिर आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। मैं इसकी आगे रो नहीं बना रहा, मैं जस्ट जो वो S1 की रो बना देता हूँ। तो उसमें भी आपके पास 42 0 -49 -6 ऑफ 0 होल स्क्वायर, कुछ इस तरह की टर्म्स आपके पास आ रही होंगी। और फिर S0 जो है वो इस तरह 3 फिर 0 0 0 0 है, ये भी आपके पास 0 आ रहा है। अच्छा, अब ये जो 0 0 आ रहा है इस वजह से आपके पास प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये नहीं बता सकते कि ये सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम जो है वो मेरा अनस्टेबल है। इसके लिए आप क्या करते हो कि आप जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए आप ज़ीरो को कहते हो कि ज़ीरो की रिप्लेस कर देते हो एक स्मॉल नंबर से, और आप कह देते हो कि ये जो स्मॉल नंबर है ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन कोई भी बहुत छोटा नंबर है जो कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है। आप ये समझ लो कि ये मेरा जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो नंबर है, जो इसको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अब जब मैं एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे इस एक्सप्रेशन पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस एप्सिलॉन को अगर मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है उसको जो है वो एक नज़र भी देख लेते हैं, तो उससे आपको जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस कराने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि मैं ज़ीरो को भी रिमूव कर रहा हूँ हर जगह से, और मैं ज़ीरो की जगह एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट कर दूँगा। जहाँ जहाँ ज़ीरो था ना, मैं अभी वहाँ पे एप्सिलॉन जाके लिखूँगा। यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन था, यहाँ पे मेरे पास ज़ीरो था, तो उसकी जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, फिर यहाँ पे भी मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने दोबारा से एप्सिलॉन लिख दिया, और बाकी मैं इस टेबल को जो है वो रब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एप्सिलॉन की, क्योंकि मुझे पहले कॉलम से इंटरेस्ट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी कॉलमों में क्या हो रहा है, या बाकी जो कॉलम है उसमें कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं जो हूँ बाकी कॉलम्स को रब करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये अब आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली है। अब आप देखो कि आपका एप्सिलॉन जो है वो, अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या होगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरा एप्सिलॉन पॉजिटिव है तब क्या इफेक्ट आता है, और अगर मेरा एप्सिलॉन नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट आता है। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है 1 2 भी पॉजिटिव है। अगर मेरा इधर जो एप्सिलॉन है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, 6 एप्सिलॉन -7 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अगर मेरा एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, क्योंकि एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो मतलब सपोज एप्सिलॉन आप ये कहो जी पॉजिटिव वैल्यू पे है, तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि -7 उससे ज़्यादा है। और अगेन याद रखो एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटे का मतलब 0.00001 आप सपोज कर लो, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर जो है आपके पास 42 एप्सिलॉन माइनस, इसको सही तरह लिखते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो। इधर जो है वो आपके पास जो है वो 42 एप्सिलॉन -49 -6 एप्सिलॉन स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन -14। अगेन इधर वही रूल अप्लाई करो कि जी ये जो है वो बहुत छोटा नंबर है, +0.00001 है, तो ये क्या वैल्यू होगी इसकी एप्सिलॉन की। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में आएगा, क्यों,
क्योंकि स्क्वायर के साथ ये आ रहा है तो इधर 42 के साथ हो रहा है, तो 42 बड़ी टर्म है, प्लस -49 -6 जो है वो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन फिर इधर भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि एप्सिलॉन के साथ 12 है, तो इधर -14 माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। तो और उसके बाद आगे भी पॉजिटिव है। अच्छा जी, क्या ये वाला कॉलम क्या बता रहा है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल क्यों? क्योंकि दो पोल्स हैं मेरे पास। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दो साइन चेंज हो रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, क्योंकि दो राइट हैंड प्लेन पे हमारे पास पोल्स मौजूद हैं इस रो में। अगर मैं एप्सिलॉन को पॉजिटिव ले लेता हूँ और मैं अगर एप्सिलॉन को नेगेटिव ले लेता हूँ, तो नेगेटिव लेता हूँ तो ये तो कोई असर नहीं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं इधर नेगेटिव लेता हूँ तो ये एप्सिलॉन नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव लेता हूँ तो ये एप्सिलॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा मेरे पास। उसके बाद इधर नेगेटिव लेता हूँ तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में ज्वाइन करके पॉजिटिव बना देंगे। उसके बाद ये तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं एप्सिलॉन को नेगेटिव लेता हूँ तो मेरे पास ये कॉलम बन जाता है। ये कॉलम क्या स्टेबल है? हाँ जी बताओ जी। ये कॉलम भी अनस्टेबल है और इसकी वजह से भी आपके पास एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो दो राइट हैंड प्लेन पे पोल्स आ रहे हैं। और जब यहाँ पे भी आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि हमारा ये जो सिस्टम है वो ओवरऑल एक अनस्टेबल सिस्टम है, और इस अनस्टेबल सिस्टम को हमें फिर जो है वो आगे जाके स्टेबल बनाना पड़ता है। बस आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम एक एग्जांपल और करेंगे और उसके बाद ये राउथ-हर्विट्ज़ वाला चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 6 है, और मैंने जो है वो इसकी एग्जांपल 6.1 और 6.2 आज करा दी है। तो आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये कि आपने जो इसकी स्किल असेसमेंट्स हैं वो आपने लाजमी जाके करनी है, और स्किल असेसमेंट जो है वो आपने इसकी ट्राई करनी है। 6.1 आपने जो है वो इसकी ट्राई लाजमी जाके करनी है। तो स्किल असेसमेंट 6.1 आप लोगों ने लाजमी इसकी ट्राई करनी है। आज के लेक्चर से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, बस फिर आज की क्लास में सर, हाँ जी सवाल पूछो। सर ये वाली जो स्लाइड्स होती हैं आप कहाँ अपलोड करते हैं? स्लाइड्स LMS पे अपलोडेड है ना? नहीं सर, ये जो आप हमें कराते हैं एग्जांपल्स वगैरह, ये तो कहीं भी अपलोड नहीं होती, ये तो आपने सर नोट ये डाउन करनी है। नोट डाउन करनी है। ठीक है सर। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस सबकी लगा रहा हूँ आज, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का वो वाइवा शाइवा था। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है। मिड के रिजल्ट्स आपके आज शाम तक अपलोड होते हैं। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।